हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड्स में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास हम एक मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। मतलब कोई भी काम है वो बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है, उसको एंड तक पहुंचाना है। कोई भी काम पकड़ो तो उसे लास्ट तक पहुंचाना है। जैसे कि कोई आप वीडियो ही देख रहे हैं ज्योमेट्री की, तो वो लास्ट तक देखनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ देंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो हम बहुत ही माइनर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि एसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही आने वाला है और लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है, तो आप सोच लो, बढ़ भी सकता है लॉकडाउन और घट भी सकता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो पुराने हैं वो इसको देखें और बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जो चीज़ आपको नहीं बताओगे वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। व्हाट इज़ ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का मतलब हो गया ट्राइंगल। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब ट्राइंगल बनता कैसे है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइंगल कब बनेगा। अब त्रिभुज कब बनेगा? जब ट्राइंगल जब ही बनेगा जब दोनों साइड वाली भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा। समझ रहे हो कि ट्राइंगल जब ही बनेगा जब तीसरी भुजा से इन दोनों भुजाओं का जो सम है वो बड़ा होगा। कैसे होगा? मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि दे रखा है कि एक तीन भुजाएं हैं। एक दे रखा है 10, एक भुजा दे रखी है 12 और एक दे रखी है 24। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 22 और इक्वल है हमारे 24। मतलब इसके इक्वल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये बड़ी है, यानी कि दो भुजाओं का सम इससे छोटा है, यानी कि इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का है कि जो दोनों भुजाओं का सम है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम क्या कर लें, हमने मान ली एक 10 मान ली और एक 13 मान ली, और तीसरी भुजा मान ली 25। इसमें अब बताइए, आप लोग बताइए, इसमें ट्राइंगल बनेगा? 10 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 23, और इसका सम 25, यानी कि ये तीसरी भुजा बड़ी है, इन दोनों का सम कम है, यानी अभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारी जो लाइन थी उसमें क्या था कि जो इन दोनों का सम है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये 10 है, ये 12 है, और तीसरी भुजा हमारी क्या है 19 है। यानी कि अब बड़ी हो गई, अब ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज को बना सकते हैं। और एक बात और है कि अब ट्राइंगल में आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। वो कह रहा है कि टू ज्योमेट्रिक फिगर having the same shape and size are known as congruent figure। समझ रहे हो कि अगर हमारा दो ज्योमेट्रिक फिगर है, ठीक है, दो ज्यामिति चित्र हैं जिसका सेम शेप है और उसका सेम साइज है, तो वो हमारे क्या होंगे? समरूप होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समरूप होंगे। ठीक है,
अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। अब कहने का मतलब ज्यामिति चित्र जिसका सेम शेप बट डिफरेंट साइज होगा और उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर। कहने का मतलब है अगर शेप भी सेम है और साइज उसका डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कहीं हद तक सिमिलर फिगर बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि थर्ड पॉइंट है हमारा कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। अगर हमारे दो समरूप चित्र हैं वो क्या है, हमारे सिमिलर हैं, बट क्या है उनका फिगर नीड नॉट बी कॉन्फिडेंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब टू समरूप चित्र और ऑलवेज सिमिलर होंगे बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। मतलब जो उसका सिमिलर फिगर है तो उसका मतलब आवश्यकता नहीं है उसे कॉन्ग्रुएंट करने की। ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है। और अच्छे से समझेंगे अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से उसमें समझ में आएगा। और हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, क्या कह रहा है कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। अब इसका मतलब समझना है कि वो कह रहा है कि अगर दो लाइन का जो हिस्सा है वो क्या है, ऑलवेज सिमिलर है बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट समरूप नहीं है। दे आर कॉन्ग्रुएंट, वे कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर लेंथ आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। जैसे कि देख लेते हैं हम, के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एनी टू लाइन सेगमेंट ऑलवेज सिमिलर। जैसे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है। वो कह रहा है बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अगर सिमिलर हैं दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट वो कह रहा है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वे कॉन्ग्रुएंट हैं तब हमारी उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी लेंथ उसकी इक्वल होंगी लाइन की, और कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनकी लेंथ हमारी अनइक्वल होंगी। ठीक है। बट सिमिलर तो होंगे। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन बोलता है कि एनी टू सर्कल आर सिमिलर। ऐसे इसमें है अगर टू सर्कल आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो सर्कल सिमिलर हैं, आवश्यकता नहीं है कि वह समरूप हैं। दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। जैसे अभी हमने लाइन में डिस्कस करा था कि एक जो लाइन है कि कहा था कि सिमिलर हैं बट नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। अब जैसे कि ये है एक सर्कल हमने ले लिया यहाँ से, ये रहा सर्कल ले लिया। जैसे कि ये सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले सर्कल में क्या है कि कह रहा है कि टू सर्कल आर सिमिलर। अगर टू सर्कल आर सिमिलर, एक ये और एक ये लगभग सिमिलर ही लग रहा है ना। ठीक है। तो वो कह रहा है कि टू सर्कल आर सिमिलर तो नीड नॉट बी नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट करने की उसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो रेडियाई होगी वो दोनों की सेम होगी। बट अगर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ़ समरूप हैं तो उनकी रेडियाई क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। टू सर्कल ये सिमिलर है ना, तो नीड नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एनी टू स्क्वायर और सिमिलर, कि अगर कोई दो स्क्वायर सिमिलर हैं, देखने में सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है। तो वो वाले हमारे क्या होंगे, जैसे कि देख लेते हैं हम,
कि दो स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि टू स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है। जैसे पिच वाले में अभी डिस्कस करा था, सेम प्रोसीजर इसमें भी है। चाहे लाइन हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, अब ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब सेकंड इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है। तो वो कह रहा है एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो सिमिलर कैसे होंगे, जैसे कि एक दे रखा है ये, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसको इस तरीके का है ये, ठीक है। एक ये है और एक ये है, थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इस तरीके का सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। यही कह रहा है कि एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, इस तरीके का होना चाहिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सिमिलर पॉलीगन। अब पॉलीगन में हमारा क्या क्या रखा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब वो सिमिलर पॉलीगन होगा। अगर लेंथ ऑफ अदर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल हैं तो वो हमारे भी सिमिलर होगा। जैसे कि समझ लेते हैं हम, पॉलीगन ले लेते हैं, ये रहा, एक पॉलीगन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ मैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है हमारी सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन की हमारी क्या कंडीशन होती है, कैसे उसको सिमिलर करते हैं, ये कुछ इसमें बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा दे रखा है कि अगर जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हैं, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अब करस्पॉन्डिंग जो उसकी लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, जो मतलब पॉलीगन की जो साइड होंगी उनका जो रेशियो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैं पॉलीगन बना के दिखा दे रहा हूँ, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये दो पॉलीगन है, ठीक है। ये पॉलीगन हैं, इस टाइप से दे रखे हैं कि इसमें अब बात आ रही है किसी करस्पॉन्डिंग एंगल कि अगर हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हैं तब तो वो पॉलीगन हमारा सिमिलर होगा। जैसे कि हमारा एंगल बी, ये दे रखा है एंगल बी, एंगल बी हमारा कितना दे रखा है 120 डिग्री, और एंगल क्यू हमारा क्या दे रखा है, ये भी 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ऐसे ही हमारा एंगल सी दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी एंगल सी और एंगल आर हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। और एंगल डी और एंगल एस, ये भी हमारे एंगल इक्वल है, ये भी 130 डिग्री है, ये भी 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये भी एंगल सेम है। अब एंगल ई और एंगल टी हमारा ये भी एंगल इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमें दे रखा है 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री दे रखा है। तो ये इसकी कंडीशन हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग साइड कि अगर हमारे जो लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, अगर इनकी प्रोपोर्शनल साइड इक्वल हैं आपस में, तब वो हमारा जो पॉलीगन है वो सिमिलर होगा। जैसे कि हमारा दे रखा है एंगल, इसको हम क्या मान लें, ए मान लें, इसको मैंने डी मान रखा है, ये ए है, ठीक है। अगर साइड हमारी ए बी और बी सी का रेशियो इक्वल है पी क्यू और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, तब तो हमारा जो पॉलीगन है वो सिमिलर होगा। ऐसे ही हमारा जो डी सी और ई डी का जो रेशियो है एस आर और टी एस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। मैं सारी कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही होगा सारा
सब कुछ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल की बात कर ले रहे हैं। जैसे कि एंगल दे रखे हैं हमारा, जो एंगल ए है वो हमारा इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, और जो एंगल बी है हमारा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, और एंगल हमारा सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल हमारा जो डी है वो हमारा इक्वल होगा एंगल एस के, और जो एंगल ई है वो हमारा इक्वल होगा एंगल टी के। ठीक है, ये तो हमारे एंगल की बात हो गई। अब आ रही है करस्पॉन्डिंग साइड और प्रोपोर्शनल। अब वो कैसे होंगी वो देख लेते हैं, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि जो रेशियो दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारा बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सी डी है वो रेशियो है इक्वल होगा आर एस, मतलब आपस में जो इनका रेशियो होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। ऐसे ही जो हमारा डी ई है वो एस टी के रेशियो के इक्वल होगा। जो ई ए है हमारा उसका रेशियो टी पी के इक्वल होगा। इस तरीके से जो हमारा रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमारा सिमिलर पॉलीगन तभी होगा जब हमारी ये दो कंडीशन दे रखी हैं। अगर हमारा जो हमारा सिमिलर पॉलीगन है मोर देन 3 साइड्स, अगर 3 साइड से ज़्यादा हैं तो 2 कंडीशंस गिवन इन द डेफिनेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि मैंने 2 कंडीशन लिखवाई थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सिमिलर पॉलीगन हो जाएगा। अब बात आती है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जैसे दे रखा सिमिलर ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब सिमिलर ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि दे रखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। सेम उसी की तरह है जैसे हमारा पॉलीगन के बारे में बात हुई थी, सेम उसी के बारे में हम ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। जैसे कि दे रखा है हम 2 ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा ये रहा, ठीक है, और एक ट्राइंगल हमारा ये रहा। ठीक है, अब 2 ट्राइंगल हैं, इनमें कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, मैं नेम दे दे रहा हूँ इनको। ये हो गया हमारा ए बी सी, और ये वाला एंगल हो गया डी ट्राइंगल ई और एफ। ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब जैसे कि इसका जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जो ये एंगल होगा जो इस एंगल के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? और जो ये एंगल होगा वो इस वाले यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल और ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब वो आ रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मैंने जैसे कि सिमिलर पॉलीगन में बताया था वैसे ही मैं इसमें बता रहा हूँ, जो इसकी जो साइड्स होंगी जो ए बी और डी ई, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ए सी अपॉन डी एफ ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब मैं इन दोनों कंडीशन को एक बार लिख देता हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल ए है वो हमारा इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल हमारा बी है वो इक्वल होगा एंगल ई के। ऐसे ही जो हमारा एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल एफ के। ये तो रही हमारी किसकी, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात आई। अब करस्पॉन्डिंग साइड की बात आ रही है। करस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या है, ए बी जो साइड है वो हमारे दूसरी वाली साइड के डी ई के इक्वल होगी, और जो बी सी अपॉन ई एफ इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई।
अब हम बात करेंगे कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो एक एंगल है उसको हमने एक लाइन खींच के एंगल बाइसेक्ट कर दिया, मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो ट्राइंगल की दो साइड का जो रेशियो है जिस पे एंगल बाइसेक्ट है, उस वाली लाइन को का जो रेशियो है उसके साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो हम इसको एक ट्राइंगल से समझ लेते हैं, जैसे कि दे रखा है एक ट्राइंगल है हमारा, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए डी हमने बाइसेक्ट कर लिया और हमने ए बी को आगे बढ़ा दिया, ये आ गया हमारा ई पॉइंट। ई और सी को हमने आपस में मिला दिया। अब क्या करा हमने, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इसको हमने नेमिंग दे दी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 मान लिया, ये हमने एंगल 4 मान लिया और ये हमने एंगल 3 मान लिया। ठीक है, ये एंगल मान लिए। अब ए डी हमारा क्या है, AD पैरेलल है, AD हमारा जो पैरेलल है वो किसके है, हमारे EC के है। ठीक है, अगर AD पैरेलल है EC के, इसकी एक प्रॉपर्टी है वो आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। एक दो पैरेलल लाइन है, अगर उसमें एक लाइन ऐसे काटती है तो जो ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, जो इसका ये एंगल है ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जिगजैग वाली पोजीशन ये एंगल इसके इक्वल होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल में हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इसके और ये हमारे इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लो। अब बात आती है किसकी, ट्राइंगल में देख लेते हैं कि ट्राइंगल में कौन सा क्या है। तो अगर AD पैरेलल है EC के, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है, एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, बिल्कुल होगा। जब एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल। अब बात आती है जब पैरेलल है, AD और EC की पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो 1 है, अब जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो हमारा इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि हमारे क्या हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब एंगल 1 और 4 के इक्वल हो गया, तो अभी हमने क्या कहा था कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो ऑल्सो इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि AD इज़ द बाइसेक्टर है। ठीक है, अरे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, जैसे कि ये है हमारा ट्राइंगल, AD हमारी क्या है, बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, AD हमारी क्या है, बाइसेक्ट हो रही है। तो जो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज ऑल्सो एंगल 2 के इक्वल है। अब एंगल 2 1 के इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा एंगल 1 और 4 इक्वल हो गए, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। इसका जो इसकी प्रॉपर्टी कह रही है कि जो BD है, जो BD है वो अपॉन DC का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपको इसमें प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, जैसे कि दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्राइंगल का, अब वो कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, इसको भी बड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। वो कह रहा था लाइन ड्रॉन
फ्रॉम द साइड from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, तो इसका जो कहने का मतलब है कि हमारा अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ अ ट्राइंगल के, और पैरेलल होती है दूसरी साइड के, तो हम कह सकते हैं कि और बाइसेक्ट करे थर्ड साइड को। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ लें पहले कि कैसे कैसे क्या है। एक ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और उसमें लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है और पैरेलल है किसके, BC के, और जो AE और EC है इसको बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो हमने बस यह करा है, और जो इसकी जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन, वो फाइनल सॉल्यूशन ये होगा कि AD जो हमारा AD है वो अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अब बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका कहने का मतलब है अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो जो एक दूसरी तीसरी साइड पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा उस वाली साइड को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जो E है, मतलब एक पॉइंट है, वो हमारा दूसरी वाली साइड का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। तो होगा क्यों नहीं होगा? अब जैसे कि एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसका हमने एक साइड AB पे हमने एक पॉइंट D ले लिया, मिड पॉइंट, ठीक है, D, इसको हमने BC के पैरेलल आगे बढ़ाया, यानी कि बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट E मिला यहाँ पे, तो एक पॉइंट E मिल गया। तो ये जो E पॉइंट है वो हमारा भी ऑल्सो मिड पॉइंट होना चाहिए A और C का, क्योंकि हमारे D BC के पैरेलल है और D ऑल्सो मिड पॉइंट है, तो हमारा E भी ऑल्सो मिड पॉइंट होना चाहिए AC का। ठीक है, तो ये इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, बट इसको आपको इतना याद रखना की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन SSC में पूछ लेती है डायरेक्टली ऐसे ही। अगर हमारा इसमें जो क्या है DE दे रखा है, जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, तो जो हम कह सकते हैं जो AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है वैसे, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है और वो मिड पॉइंट याद रखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, जैसे कि दे रखा है कि ये कि द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब बात आती है ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी। इसका कहने का मतलब है कि द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी। इसका कहने का मतलब है जो इसके डायगोनल होंगे ट्रेपेजियम के, उनका जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, आपस में, तो जो इनका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि दे रखा है ये कि हमारा एक ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम है, इसका मतलब है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम को कहते हैं हम हिंदी में
समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और इसकी बात अब हम करने वाले हैं कि उन्होंने कहा है कि जो इनके डायगोनल होंगे, ठीक है, जो इनके जो डायगोनल होंगे AC और DB इसके डायगोनल हैं, एक E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इनका रेशियो है DE और EB का रेशियो है इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है ट्रेपेजियम में। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि DE जो DE का जो रेशियो है अपॉन EB इक्वल होगा CE अपॉन CA के। ठीक है, बस अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्राइंगल, कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि अगर हमारा इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। इसका कहने का मतलब है अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड, मतलब अगर कोई एक ट्राइंगल है उसके किसी एक साइड के अगर हम लाइन पैरेलल खींचेंगे और जो बाकी दो साइड है उन पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इनका जो टू साइड इन द सेम रेशियो, जो इनका रेशियो होगा वो सेम होगा। कैसे होगा हम समझते हैं ट्राइंगल के थ्रू। जैसे कि दे रखा है एक ट्राइंगल है ये इस टाइप का। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। अब वो बोल रहा है कि हमने एक पैरेलल किसी एक के पैरेलल खींची, यानी कि हमने क्या करा, एक यहाँ से और D और E BC के पैरेलल खींच ली। ठीक है, अब DE और BC के पैरेलल खींच ली, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा AD, जो हमारा क्या है AD, जो AD है वो पैरेलल, जो AD और अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल किसके होगा, AE अपॉन EC के, इसके इक्वल होगा। अब वो कैसे होगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम एरिया ऑफ ADE की बात करेंगे, एरिया ऑफ DBE की बात करेंगे, एरिया ऑफ, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल आएगा, AD अपॉन DB निकल आएगा, AD अपॉन DB निकल आएगा। उससे ये हमें पता लग जाएगा। हमें बस हम लोगों को इतना याद रखना है, प्रूफ तो करना नहीं है, बट हमको इतना याद रखना है कि जो इनका रेशियो होता है, ठीक है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। समझ रहा है, AE अपॉन EC के इक्वल होगा, ये रेशियो होगा। अगर कोई ट्राइंगल है उसका इस तरीके से, मैं एक ट्राइंगल बना के भी दिखा दे रहा हूँ। एक जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, जो इसकी जो एक साइड है, तो जो A हमने मान ली ABC, फिर से समझ लो D और E, तो जो AD का अपॉन BD और AE अपॉन EC का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। बस इसमें इतना याद रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कह रहा है कि इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। इसका कहने का मतलब है अगर हमारी 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाएं तो उन पे 2 तिरछी लाइन अगर खींचें तो जो उनका अनुपातिक रेशियो है वो तिरछी लाइनों का वो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आइए फिगर एग्जांपल से समझते हैं, इसका पूरा फिगर ड्रॉ करते हैं, चित्र, यानी कि जैसे कि 3 पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, तो हमने
LMN3 पैरेलल लाइन है और A और B, ठीक है। जो AB हैं वो हमारी क्या आ गई, AB एक लाइन खींची और एक CD लाइन खींची, ट्रांसवर्सल है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी लाइन, ठीक है। और PL है जो, ठीक है, जो P और जो L है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो कहने का मतलब है, जो PQ अपॉन एक ऑब्जेक्ट काट कहाँ पे रही है, P पे काट रही है, Q पे काट रही है, R पे काट रही है, ऐसे यहाँ पे E पे काट रही है, F पे काट रही है, ये G पे काट रही है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो PQ अपॉन QR का जो रेशियो है वो EF अपॉन FG के इक्वल होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनमें 2 ट्रांसवर्सल अगर खींची जाएं तो 3 पैरेलल लाइंस में जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उनमें से जो रेशियो होगा उन ट्रांसवर्सल से जो 3 कट पॉइंट मिलेंगे उनका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, जैसे कि PQ अपॉन QR, जो लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को प्रूफ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद ही रखना है इतना, ठीक है। तो ये होगा हमारा PQ अपॉन QR इक्वल होगा हमारा EF अपॉन FG के, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर 3 लाइन्स हो या इससे और ज़्यादा भी लाइन हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।